गुड इवनिंग टू एवरीवन। सबको सबसे पहले हैप्पी दिवाली टू एवरीवन। और आप अच्छे से दिवाली मनाएं, सेफ दिवाली मनाएं और पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। पढ़ना ही हमारा मेन मकसद है और पढ़ के आप बेहतर से बेहतर अंक, बेहतर से बेहतर मार्क्स को ऑब्टेन करें। मेरी यही आपसे उम्मीद है और आशा है आप पढ़ाई कर रहे होंगे और अच्छे से दिवाली सेलिब्रेट कर रहे होंगे। ओके, तो एज यू ऑल नो वी हैव स्टार्टेड द चैप्टर फर्स्ट ऑफ जियोग्राफी, द रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। द रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। और रिसोर्स और डेवलपमेंट में लगभग अप्रॉक्सीमेटली 30% सिलेबस को मैंने कवर कर चुका था ऑलरेडी। 2 to 3 पार्ट वीडियो को मैंने अपने चैनल पे यहाँ पे अपलोड कर दिया है। अगेन मैं अब चैनल को आप बता दे रहा हूँ, हमारा चैनल है TSVC हमारा चैनल है, द साइंस विजन कोचिंग सेंटर करके नाम है। आप उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियोज़ को और अपने फ्रेंड्स के साथ मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करें, सो दैट आप अपने एग्जामिनेशन हॉल में जाएं तो अच्छा से अच्छा, बेहतर से बेहतर परफॉर्म कर सकें और अधिकतम से अधिकतम, मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स को ऑब्टेन आप कर सकें। और आप हम जानते हैं हमारा इसी ही नाम से द साइंस विजन, जैसे ही लिखेंगे हमारे गूगल प्ले स्टोर पे द साइंस विजन जैसे लिखेंगे, हमारा ऐप आपको मिल जाएगा। जो हमारे यूट्यूब चैनल का लोगो है उसी लोगो से हमारे प्ले स्टोर पर आपको ऐप मिल जाएगा। उस ऐप को आप इंस्टॉल करेंगे और उसे साइन इन करेंगे एज ए स्टूडेंट। आपको सारे क्रैश कोर्स के हमारे जितने भी SST, साइंस और मैथ्स के सारे वीडियो वहाँ पे मिल जाएंगे। हम लोग कोशिश करेंगे इसी छुट्टी जो हॉलीडे है उसी के मिड टर्म में हम सारे के सारे वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड कर दें, ताकि आप डायरेक्ट कोर्स को परचेज करें और सारे वीडियो अवेल करके आप अपने तैयारी को और बेहतर कर सकें। तो उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। चैप्टर फर्स्ट को स्टार्ट किए थे हम, अप्रॉक्सीमेटली 3 वीडियो को मैं अपलोड कर दिया। इसी चैनल पे क्रम में लगे हैं, प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है। आप प्लेलिस्ट में जाएं, 1 by 1 करके आएँ तो आप इसे समझ में आएगा। चैप्टर फर्स्ट चल रहा था रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। उम्मीद करते हैं सब कोई पढ़े होंगे, सारे के सारे पार्ट को पढ़े होंगे। एक बार रिवाइज कर देते हैं, चूँकि काफ़ी लंबा PPT हो जाएगा, इसके बावजूद भी हम रिसोर्स रिवाइज करते रहें चीज़ों को, ताकि आप समझ सके हम कहाँ से स्टार्ट किए थे और कहाँ पे आए थे। ठीक है, ये हमारी रिसोर्स एंड डेवलपमेंट है। ठीक है, हम पहले रिसोर्स का डेफिनेशन बताए थे, आप जानते हैं। फिर उसमें इंटरडिपेंडेंसी रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस, इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। रिसोर्स का क्लासिफिकेशन, कैसे नेचुरल रिसोर्स होते हैं, कैसे ह्यूमन मेड रिसोर्स होते हैं, उसमें नेचुरल में रीन्यूएबल, नॉन रीन्यूएबल, इसी में बायोटिक, अबायोटिक होते हैं। फिर इसमें होते हैं रिसाइकेबल होते हैं, नॉन रिसाइकेबल होते हैं। ह्यूमन में स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशंस एंड क्वांटिटी एंड क्वालिटी बेस्ड रिसोर्सेज। फिर यहाँ पे मैं लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग के बारे में यहाँ पे आपको बताया था, जिसमें बायोटिक और बायोटिक को एग्जाम्पल बताया था आपके साथ, कौन इसमें रिसोर्स हैं कौन नहीं। ठीक है, अब हम बात की थी, क्लासिफिकेशन किया गया है रिसोर्स का ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। वो 4 क्लासिफाइड किए गए हैं 4 काइंड्स में, और उसके अकॉर्डिंग ये फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। उत्पत्ति के अकॉर्डिंग 2 टाइप के रिसोर्स हैं, बायोटिक रिसोर्सेज सॉरी, ये बायोटिक रिसोर्सेज, इसमें हम डिटेल से अध्ययन कर चुके थे। ये फिगर को मैं एक्सप्लेन किया था, नहीं देखे हैं तो आप जाएंगे हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे, वीडियो पूरे क्रम से सीरीज से पढ़े हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, रीन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है, रीन्यूएबल रिसोर्स का एग्जाम्पल, डेफिनेशन विद एग्जाम्पल, इसका भी डेफिनेशन विद एग्जाम्पल वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। यहाँ पे कुछ पिक्स हैं, उसके माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश किया था कौन कौन से एग्जाम्पल, कौन कौन से रिसोर्स के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, इंडिविजुअल जो खुद का अपना रिसोर्स होता है। कम्युनिटी ओन्ड, किसी रिसोर्स पे उस पर्टिकुलर कम्युनिटी के सारे लोगों का उस पर इक्वल रूप से राइट होता है, उसी को कम्युनिटी ओन्ड या कम्युनिटी बेस्ड रिसोर्स कहते हैं। नेशनल रिसोर्स, एक कंट्री के अंदर पाए जाने वाले सारे रिसोर्स को नेशनल रिसोर्स कहते हैं। इंटरनेशनल रिसोर्स, ऐसे रिसोर्स जिस पे ओवरऑल पूरे कंट्री का, ओवरऑल पूरे वर्ल्ड का उस पर अधिकार होता है, उनका उस पर राइट होता है, तो वैसे को बोलते हैं इंटरनेशनल रिसोर्सेज। हम ऑलरेडी सब डिस्कस कर चुके थे और उसमें हम देखे भी थे कैसे इंडिया का अगर मैप बनाते हैं तो कैसे 12 नॉटिकल माइल दूर, 24 नॉटिकल माइल दूर, 200 नॉटिकल माइल दूर कैसे हमारे कोस्टल रेंज से रिसोर्स का बंटवारा किया गया, और कैसे हाई सी 200 नॉटिकल माइल से दूर जैसे आगे जाएंगे वो हाई सी रीजन के क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। उस पर इक्वल रूप से सारे वर्ल्ड के कंट्रीज़ का उस पर अधिकार होता है और उसका एक्सप्लॉयटेशन करने के लिए इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से परमिशन लेना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे इंडिविजुअल रिसोर्स, कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स, नेशनल रिसोर्स, इंटरनेशनल रिसोर्स का एग्जाम्पल मैं समझा दिया था। ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, मैं बताया था डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग रिसोर्स को क्लासिफाइड किया गया है। उसमें हम देखे थे पोटेंशियल रिसोर्सेज, डेवलप्ड रिसोर्सेज,
स्टॉक रिसोर्सेज, रिजर्व्स रिसोर्सेज ऑलरेडी वीडियो में पढ़ा दिया हूँ। फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ला के मैं आपको छोड़ा था, द प्रॉब्लम्स क्रिएटेड बाय इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज बाय मैन। कैसे इंसान रिसोर्स का इस्तेमाल इस कदर कर दिया है इनडिस्क्रिमिनेट वे में, सही तरह से नहीं और इक्वल रूप से रिसोर्स का इस्तेमाल न होके काफ़ी इनडिस्क्रिमिनेट वे में किया गया है, जिससे पूरे ह्यूमन बींग्स को बहुत सारे डिसएडवांटेज, बहुत सारे गंदी उसके परिणाम देखने को मिल रहे हैं। तो इसमें हम बात किए थे, ठीक है। नेक्स्ट हम कहे थे जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा, नेक्स्ट सेशन होगा, उसमें हम डिस्कस करेंगे आगे के जो भी स्लाइड्स होंगे हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से जो वाला पार्ट है, यहाँ पे है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट यहाँ से हमें आपको समझाने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करते हैं सारे स्टूडेंट्स को समझ में आएंगे यहाँ से। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, देखिए सस्टेन मतलब होता है निर्वाह करना, जीना, व्यतीत करना, रहना। तो एक ऐसा डेवलपमेंट जो अभी हमारे प्रेजेंट के जो ह्यूमन बींग्स के जो नीड्स हैं उसको तो फुलफिल कराए, बट अपकमिंग जनरेशन, आने वाली जो पीढ़ी है, उनके भी नीड्स को फुलफिल कराने योग्य इतना हम रिसोर्स का इस्तेमाल कर ले ताकि उनकी भी नीड्स को हम फुलफिल करा दे। साथ साथ कंडीशंस है, T&C टर्म्स एंड कंडीशंस है, साथ साथ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन ना हो, एनवायरमेंट को कोई नुकसान ना हो। यानी हमें ऐसा डेवलपमेंट करना है हमारी नीड्स फुलफिल हो, आने वाले लोगों का भी नीड्स फुलफिल हो, साथ साथ हमारे एनवायरनमेंट को भी नुकसान ना हो। एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहे हैं, जैसे मान लीजिए उस रिसोर्स, चलिए ऑल वर्ल्ड एंड ऑल द कंट्री दे आर टॉकिंग अबाउट द डेवलपमेंट। सब कोई डेवलपमेंट की बात करते हैं, आप भी, हम भी कहते हैं चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी फैमिली और बड़ी हो। हम भी डेवलपमेंट की बात करते हैं, आप भी चाहते हैं अच्छे मार्क्स आएँ, अच्छे कॉलेजेस मिले, अच्छे आप पैकेज पाएँ, या अच्छे डॉक्टर बने, अच्छे IAS बने, अच्छे PCS बने, जो भी बनना चाहते हैं, सब कोई अपने डेवलपमेंट की बात करता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है अपने डेवलपमेंट की राह में इतना हम अपने आप को डेवलप कर लें जो डेवलप का जो बेस हो ना, आने वाले टाइम में वो बेस ही ना बचे और साथ साथ हम एनवायरनमेंट को भी खो दें। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू? मतलब अभी जो है ना फ्यूचर देख रहे हैं, सिर्फ प्रेजेंट के नीड्स को फुलफिल करने के लिए फ्यूचर को हम हटा दे रहे हैं, फ्यूचर के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं। और साथ साथ एनवायरनमेंट और उसमें जो फ्लोरा एंड फौना है, जो वाइल्ड लाइफ एनिमल्स हैं, उनको हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, सिर्फ हमारी नीड्स फुलफिल होनी चाहिए, दैट्स इट। तो वैसे डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं कहते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट डायरेक्ट कहता है द इकोनॉमिक डेवलपमेंट विच डज नॉट डैमेज द एनवायरनमेंट, जो एनवायरनमेंट को डैमेज नहीं करता है एंड एट दैट सेम टाइम टेक्स केयर ऑफ द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन, इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मैंने काफ़ी क्लियर वे में समझाया, हमारे एनवायरनमेंट को कोई हार्म न पहुंचाए, कोई डैमेज ना हो, और साथ साथ फ्यूचर के जो हमारी अपकमिंग जनरेशन है उनकी भी नीड्स को फुलफिल करे। ठीक है, आई होप सबको समझ में आया होगा। यानी ऐसा डेवलपमेंट, इकोनॉमिकल भी डेवलपमेंट हो, सोसाइटी को भी, हमारा आने वाले जो जनरेशन उनको भी फायदा मिले और हमारे एनवायरनमेंट का भी कोई नुकसान न हो। यानी यूँ कह लीजिए सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे और डेवलपमेंट भी काफ़ी अच्छे से हो जाए। उसी को बोलते हैं, यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी है ग्रीन इकोनॉमी। ग्रीन इकोनॉमी मतलब एक ऐसा इकोनॉमी जहाँ पे हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, बट हम ऐसा डेवलपमेंट की बात करते हैं जिसमें एनवायरनमेंट को कोई डैमेज नहीं होता है, उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की प्रायोरिटी लेके चलते हैं। वैसे डेवलपमेंट, वैसे इकोनॉमी को बोलते हैं ग्रीन इकोनॉमी। लाइक लो कार्बन ग्रोथ, रिसोर्स इफिशियंसी, दैट सोशल इंक्लूसिविटी। सोशल इंक्लूसिविटी मतलब सामाजिक समावेशिता का विकास, यानी इक्वल रूप से समाज में सबका विकास हो, इक्वली विकास हो, किसी का कम या ज़्यादा विकास ना हो। और यहाँ पे लिखा है लो कार्बन ग्रोथ। लो कार्बन ग्रोथ मतलब आप जानते हैं जितना हम व्हीकल चलाते हैं और जितनी भी फैक्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज है, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड का एमिशन होता है और हमारे एनवायरनमेंट, हमारे एटमॉस्फेयर में उनके पर्टिकुलेट मैटर, उनके जो पार्ट्स हैं वो सब मिल जाते हैं, जिससे ग्लोबल वार्मिंग होता है। उसी को बोलते हैं कार्बन ग्रोथ कम हो और रिसोर्स जो हमारे हैं एफिशिएंट वे में उसका इस्तेमाल किया जाए ताकि फ्यूचर में सबका विकास इक्वली हो सके। उसी इकोनॉमी को बोला गया है ग्रीन इकोनॉमी। आई होप सबको समझ में आया होगा, नहीं समझ आया हो तो वीडियो को आप अगेन देखेंगे। उसी तीनों चीज़ को मिला के यहाँ पे देखिए बनाया है, सॉरी यहाँ पे इक्वल टू करके दिया है। लो कार्बन ग्रोथ होना चाहिए, रिसोर्स इफिशियंसी होनी चाहिए और साथ साथ सोशल इंक्लूसिविटी होनी चाहिए, यानी कार्बन का एमिशन कम हो, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में कम रिलीज हो। रिसोर्स इफिशिएंट वे में, एक सही तरीके में उसका बैलेंस वे में
यूटिलाइजेशन किया जाए, साथ साथ समाज में, सोसाइटी में जितने लोग रह रहे हैं ना, सबका इक्वल इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो, सबका साथ सबका विकास। मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास, यानी सबको एक साथ बढ़े और सबका डेवलपमेंट हो। इन तीनों को जब आप मर्ज कर देंगे वही कहलाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगर दिखाई नहीं दे रहा फिर भी मैं समझा दे रहा हूँ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट उसी को कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब आते हैं रिसोर्स प्लानिंग। चलिए हमने रिसोर्स के काइंड्स देखा, रिसोर्स का क्लासिफिकेशन देखा, रिसोर्स का कैसे इनडिस्क्रिमिनेट वे में हमने यूटिलाइजेशन किया, एक्सप्लॉयटेशन किया जिससे नुकसान हो रहे हैं, बट अब उसको बचाना है हमें, ठीक है, प्लान करके चलना है। अगर बिना प्लान के हम रिसोर्स का दोहन करते हैं, रिसोर्स का इस्तेमाल करते हैं अगर बिना प्लानिंग में, तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू लूज लॉट्स ऑफ थिंग, बहुत सारी चीज़ खोने वाले हैं, मे बी हम अपनी धरती को ही खो दे आने वाले टाइम में। तो प्लानिंग जरूरी है, प्लानिंग इज़ वेरी नेसेसरी टू कंजर्व द रिसोर्स टू यूज़ अ प्रॉपर वे में। अगर उसको इस्तेमाल करना है तो प्लानिंग कंपलसरी है। तो इसमें देखते हैं क्या है, बताने की जरूरत नहीं है, लाइक मिला जुला के मतलब ऐसा डेवलपमेंट करें, एक प्लान बनाएं जो हमारी जो नीड्स हैं मतलब कम नुकसान पहुंचाए, एनवायरनमेंट को कम हार्म पहुंचाए और हमारी नीड्स भी फुलफिल हो जाए और हमारा डेवलपमेंट भी हो जाए, ठीक है। तो प्लानिंग बनाना है, देखते हैं क्या है। रिसोर्स प्लानिंग इज अ टेक्निक और अ स्किल ऑफ प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्स। रिसोर्स प्लानिंग कुछ है नहीं, रिसोर्स प्लानिंग बस हमारे पास जो रिसोर्स है उसको एक इफिशियंट वे में, एक स्किल्ड वे में उसका इस्तेमाल करना ही क्या कहलाता है, रिसोर्स प्लानिंग। यानी हम रिसोर्स को इस्तेमाल करने के लिए एक प्लान बनाएं और वो प्लान काफ़ी प्रॉपर वे में हो, स्किल्ड तरीके से हो, टेक्निकल हो, ताकि आने वाले टाइम को नुकसान ना पहुंचे और हमारे प्रेजेंट लोग को भी नुकसान ना पहुंचे या एनवायरनमेंट डिग्रेड ना हो। इसी को बोलते हैं प्रॉपर रिसोर्स प्लानिंग। रिसोर्स प्लानिंग इज अ टेक्निक्स, एक ऐसा तरीका है, एक ऐसा स्किल है जिससे हम प्रॉपर यूटिलाइजेशन करते हैं रिसोर्स का, दैट इज नोन एज अ रिसोर्स प्लानिंग। आई होप समझ में आया। अब आते हैं स्टेज ऑफ रिसोर्स प्लानिंग। रिसोर्स प्लानिंग कुछ स्टेज होते हैं, एक स्तर होते हैं, उस स्तर दर स्तर हम प्लान करते जाएंगे और उसी अकॉर्डिंग हम रिसोर्स को आगे बढ़ाते जाएंगे और हमारे रिसोर्स प्लान वे में चलते जाएंगे और नुकसान नहीं होगा। उसमें पहला है आइडेंटिफिकेशन एंड लिस्टिंग ऑफ रिसोर्स। सबसे पहले तो हम मालूम करें, ये फाइंड आउट करें हमारे रिसोर्स कहाँ पे हैं, आइडेंटिफाई करें है कहाँ पे हैं, कैसे हैं। उसके बाद लिस्ट बनाए रिसोर्स का, ठीक है, उसमें और डिटेल में देखते हैं। पहले सर्वे किया जाता है, फर्स्ट वाला में देखें आइडेंटिफिकेशन एंड लिस्टिंग ऑफ रिसोर्स में क्या करना है, हमें सर्वे करना है। जैसे मान लीजिए अगर उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ पे सोना निकल रहा है, एग्जांपल बता रहे हैं, कहाँ कहाँ पे चांदी निकल रहा है, कहाँ कहाँ पे आयरन निकल रहा है। पहले एक सर्वे कराते हैं, मैपिंग करते हैं किस किस रीजन में निकल सकते हैं, फिर मेजरमेंट करते हैं कितना हो सकता है, फिर उसका क्वालिटी देखते हैं, उसकी क्वालिटी क्या है, कोई घटिया किस्म का लोहा तो नहीं है, घटिया किस्म का सोना लाइक 10 कैरेट 12 कैरेट गोल्ड ना हो, और उसके साथ साथ क्वालिटी के साथ साथ क्वांटिटी भी देखते हैं। इसी को बोलते हैं इंपॉर्टेंट एक्टिविटी अंडर द टेकन ऑफ दिस स्टेज। यही इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज होते हैं फर्स्ट स्टेज में। यानी अगर आपका क्वेश्चन आ जाए हाउ टू मेक अ प्रॉपर प्लान टू कंजर्व द रिसोर्स, रिसोर्स को कंजर्व करने के लिए प्रॉपर कौन से प्लानिंग हो सकते हैं, तो जो भी स्टेज है तो उसमें फर्स्ट स्टेज में आइडेंटिफिकेशन एंड लिस्टिंग ऑफ अ रिसोर्स। सबसे पहले हम सर्वे करेंगे, मैपिंग करेंगे, मेजरमेंट करेंगे। किस चीज़ का मेजरमेंट, क्वालिटी का, क्वांटिटी का। उसके बाद वही हमारा फर्स्ट स्टेज कंप्लीट हो जाता है। आई होप समझ में आया होगा। आप हमारे चैनल ऐप पे जाएंगे तो PDF आपको मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा स्टेज क्या है, प्लानिंग फॉर एक्सप्लॉयटेशन। अब तो हमें मालूम चल गया, जैसे ये कोई रीजन है, ये पर्टिकुलर कोई रीजन है, इस रीजन में मालूम चल गया, चलो भाई सर्वे कर लिए, मैप कर लिए और साथ साथ क्वालिटी और क्वांटिटी सब मालूम हो गया। अब क्या करना है हमें उसे, अब हमें प्लानिंग करना है कि उसका एक्सप्लॉयटेशन मतलब दोहन कैसे कर सकें, उसको निकाल के अपने नीड को कैसे फुलफिल करा सके। नेक्स्ट स्टेज है, इसमें क्या करना है, डेवलप अ प्लानिंग स्ट्रक्चर विद अ सुटेबल टेक्नोलॉजी स्किल एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप। अब मान लीजिए जो रिसोर्स मिला है, मान लीजिए ये हमारा रीजन है, यूपी का रीजन है और यहाँ पे हमको यूरेनियम मिल गए, यूरेनियम मिल गए, ठीक है। तो यहाँ पे जब हमको यूरेनियम मिले हैं तो क्या यूरेनियम वैसे ही निकाल लेंगे, जैसे मान लीजिए आप मिट्टी में कुछ है, उसको मिट्टी खोदें, वहाँ से हाथ से निकाल ली, एक तरीका निकालेंगे, तो यूरेनियम वैसे निकाल लेंगे नहीं। तो हम क्या करेंगे, उसमें उस एक्सप्लॉयटेशन का एक स्ट्रक्चर्ड, एक सुटेबल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, स्किल का इस्तेमाल करेंगे और इंस्टीट्यूशंस का भी इस्तेमाल करेंगे, तब जाके हम उस यूरेनियम का उस इंडिविजुअल पर्टिकुलर रीजन में जो रिसोर्स हमको मिले हैं तब जाके उसका हम एक्सप्लॉयटेशन कर पाएंगे। तो फर्स्ट स्टेज में हम सर्वे किए, मैपिंग किए, मेजरमेंट किए, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों देखें, और सेकेंड स्टेज में हम उस रिसोर्स को वहाँ से निकालने के लिए, उस रिसोर्स को अपने योग्य बनाने के लिए हम क्या किए, हम टेक्नोलॉजी, स्किल और इंस्टीट्यूशंस का सहारा लेके उसका एक्सप्लॉयट किए, मतलब अपने योग्य बनाए। नेक्स्ट है मैच रिसोर्स डेवलपमेंट
प्लान्स विथ नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स। अब मान लीजिए लेट्स से यहाँ पे हमको यूरेनियम मिल गया है। अब मान लीजिए यूरेनियम यहाँ पे कई मिलियन टन मिल गया, लाखों करोड़ों टन यहाँ पे हमको यूरेनियम मिल गया है। तो उस यूरेनियम को हम क्या करेंगे, जिस रीजन में यूरेनियम हमको मिला है उस यूरेनियम को देखेंगे कितने कास्ट का हो रहा है, उसकी कीमत कितनी है, उसकी कॉस्ट वैल्यू कितनी है, उसकी कॉस्ट वैल्यू कितनी है, और उसको अगर हम निकालते हैं और अपने देश का डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग देखते हैं हमारा कितना डेवलपमेंट हो सकता है, उसको बेच के इंपोर्ट एक्सपोर्ट करके, तो अगर उनको उतना फॉरेन पैसा मिलता है तो हमारे देश का डेवलपमेंट में क्या असर पड़ने वाला है, उसमें क्या ग्रोथ होने वाला है। यानी पहला स्टेज में हमें क्या मिला, मैं बेसिकली समझा दे रहा हूँ। फर्स्ट स्टेज में क्या मिला हमें, फर्स्ट स्टेज में हम तो सर्वे किए, मैपिंग किए, क्वालिटी क्वांटिटी देखे। सेकेंड में देखे हम वहाँ पे कैसे उसे हम निकालना है, कैसे किस स्किल का किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उसे हम अपने निकालना है ताकि सही तरीके से निकाला जा सके। थर्ड स्टेट में देखना था जो हमको निकला है वो जिस कीमत में निकला है उस कीमत उस कॉस्ट वैल्यू पे हमारे देश के डेवलपमेंट पे कौन सा इंपैक्ट पड़ने वाला है। लाइक यूरेनियम अगर अरबों खरबों डॉलर का निकला है तो उसमें से कुछ डॉलर का हम अपने पास रखेंगे, कुछ क्या करेंगे एक्सपोर्ट कर देंगे, जिससे फॉरेन करेंसी आएगा तो हमारे देश का डेवलपमेंट होगा। तो ये था थर्ड स्टेज था, ठीक है। मैच रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विद द नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स, हम नेशनल डेवलपमेंट के प्लान से वो जो रिसोर्स निकला है उसको मैच कराएंगे हमारे नेशनल के साथ साथ। अब आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ रिसोर्स प्लानिंग। अब तो हम रिसोर्स प्लानिंग कर लिए, ठीक है, रिसोर्स प्लानिंग हो गया। अब रिसोर्स प्लानिंग क्यों जरूरी है, क्या बिना रिसोर्स प्लानिंग के हम रिसोर्स का एक्सप्लॉयटेशन कर सकते हैं। लाइक बेसिक में समझिए रिसोर्स प्लानिंग का इंपॉर्टेंस क्या है, क्या महत्व है। यानी सिंपल सी बात करें, अगर आप बिना टाइम टेबल बना के अपने पढ़ाई को पढ़ रहे हैं, बिना टारगेट बनाया हमारा मार्च फेब में एग्जाम होने वाला है और आपने कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं बनाया, कोई टाइम टेबल नहीं है, आज मन किया मैथ्स पढ़ लेते हैं, कल मन किया साइंस पढ़ लेते हैं, कल एसएसटी पढ़ेंगे, नेक्स्ट डे इंग्लिश पढ़ेंगे, तो भाई साहब इसका मतलब क्या आपके पास कोई प्रॉपर प्लानिंग की कमी है, अभाव है। तो इट मीन्स क्या होगा, आपका कोई सब्जेक्ट सही से कंप्लीट नहीं होगा और जब बोर्ड एग्जाम आएगा तो आपके ऊपर लोड ज़्यादा हो जाएगा और आप उसमें पढ़ नहीं पाएंगे और आपका बोर्ड एग्जाम अच्छा नहीं जाएगा। तो इतना इंपॉर्टेंस है आपका टाइम टेबल बना लेने से। आपका हर चीज़ टाइम टेबल बनाएंगे तो आप बंटवारा करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे, कौन से सब्जेक्ट कितना आर हमें देना है, कितने चैप्टर हमें किस दिन पढ़ने हैं, सो दैट हम अपने अपकमिंग एग्जामिनेशन के टाइम उसे फिनिश कर सकें, कंप्लीट कर सकें। तो वही इंपॉर्टेंस है रिसोर्स प्लानिंग का। अगर ना करें तो प्रॉब्लम्स तो होंगे ही होंगे। तो क्या कैसे हम उसे क्या इंपॉर्टेंस है, पहला इट इज़ नेसेसरी फॉर द बैलेंस डेवलपमेंट। ये बैलेंस डेवलपमेंट एक संतुलित वे में एक संतुलन बना के डेवलपमेंट होगा। लाइक अगर आप टाइम टेबल बना लेते हैं, एक एक चैप्टर एक एक सब्जेक्ट का चैप्टर बांट के पढ़ते हैं, तो आपका सारा सब्जेक्ट इक्वली प्रिपेयर हो जाएगा, पूरा का पूरा प्रिपेयर हो जाएगा ड्यूरिंग द एग्जाम, बिफोर द एग्जाम। एग्जाम से पहले सारे के सारे बैलेंस वे में तैयार हो जाएंगे और आप काफ़ी कंफर्ट फील करेंगे एग्जामिनेशन हॉल में जाकर, पूरा फोड़ के आएंगे, ठीक है। तो वैसे ही इससे क्या होगा, जो भी हमारे पास डेवलपमेंट रिसोर्स मिलेंगे ना, तो हम उसके बैलेंस वे में डेवलपमेंट कर सकेंगे एक संतुलित तरीका से। पहला उसमें some regions of India are rich in certain resource and poor in the some other resources। like हमारे इंडिया कुछ रीजन ऐसे हैं जो रिसोर्स से कम्प्लीटली भरे पड़े हैं, कुछ इंडिया के रीजन ऐसे हैं वहाँ पर रिसोर्स है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो हमारे जहाँ पे ज़बरदस्त रिसोर्स है उस रिसोर्स का इस्तेमाल करके सिर्फ वहीं पे डेवलपमेंट करें। जहाँ जिस देश के कोने में रिसोर्स नहीं है उनका डेवलपमेंट छोड़ देंगे। क्यों छोड़ दें, क्योंकि हमारे देश का अंग नहीं है, नहीं भाई, वो भी हमारे देश का पार्ट है। जहाँ पर रिसोर्स नहीं है ना के बराबर है, और जहाँ पर रिसोर्स है बहुत ज़्यादा है, तो क्या वहीं के निकाल कर वहीं पर उनका डेवलपमेंट कर देंगे सिर्फ, नहीं। तो यही कर रहा है, इसलिए हमें प्लानिंग की आवश्यकता है, क्योंकि जरूरी नहीं हर देश में हर रीजन में इक्वल रूप से इक्वल क्वालिटी का और क्वांटिटी का वहाँ पर रिसोर्स मिलेंगे। इसलिए अगर प्लान कर लेंगे तो उस रिसोर्स का जो वहाँ से निकलेगा उसमें इक्वल रूप से हर जगह पर विकास किया जा सके। जैसे राजस्थान इज पुअर इन वाटर, जानते हैं राजस्थान में पानी की कितनी किल्लत है। मार्च अप्रैल और मई जून के महीने में वहाँ पे इतने पानी की दिक्कत होते हैं। नॉर्थ इंडिया से और साउथ, हाँ बेसिकली यूपी और बिहार से गवर्नमेंट टैंकर पानी भेजती है ताकि वहाँ के लोगों को नीड्स को फुलफिल कराया जा सके। तो वहाँ पे तो पानी कमी है। बट व्हाट अबाउट बट इन द रिच इन द सोलर एंड वाइंड एनर्जी, बट वहाँ पे सोलर एनर्जी और वाइंड एनर्जी तो काफ़ी रिच है, काफ़ी प्रॉस्परस है, वो समृद्ध हैं उसमें। तो ऐसा हम एक्सचेंज कर सकते हैं, आदान प्रदान कर सकते हैं। हम उनके यहाँ से वाइंड एनर्जी और सोलर एनर्जी का सप्लाई करा सकते हैं, अपने सम वाटर सप्लाई कर सकते हैं। ये तरीका एक बताया जा रहा है, ठीक है। सेकंड है सम रीजन्स आर सेल्फ सफिशिएंट वाइल अदर रीजन्स आर वेरी पुअर इन इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज। कुछ रीजन में इतने ज़्यादा रिसोर्स हैं कि वो अपने रिसोर्स का इस्तेमाल करके अपना ही डेवलपमेंट कर लेंगे ना, तो
उनका डेवलपमेंट पूरा का पूरा हो जाएगा, ठीक है, पूरा का पूरा उनका डेवलपमेंट हो जाएगा। बट कुछ रीज़न ऐसे हैं वो सफिशिएंट नहीं है, जैसे बिहार हो गए, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हो गए, वहाँ पे बाढ़, पानी, साइक्लोन्स, खासकर उड़ीसा में साइक्लोन्स आते रहते हैं, बट उतने प्रॉपर वे में वो रिच नहीं है रिसोर्स के मैटर में। तो इसलिए हमें प्लानिंग बना के चलना है। जैसे मध्य प्रदेश में रिच इन मेनी रिसोर्स, मध्य प्रदेश वहाँ पे लगभग हर चीज़ बैलेंस हुए में है, वहाँ पे मेटलिक, नॉन मेटलिक, वाटर, वाइंड, हर चीज़ लगभग सही है। बट यहाँ पे कह रहा है लद्दाख पुअर इन रिसोर्स, जबकि लद्दाख रिसोर्स के मामले में पुअर है, वहाँ पे पानी नहीं है, पानी बहुत कम है, पानी जो भी है वहाँ पे हमेशा डिग्री माइनस में टेम्परेचर होता है, पानी जम जाता है, वहाँ पे पानी की दिक्कत होती है। फिर वहाँ पे अनाज वहाँ पे नहीं हो पाता है, काफ़ी हाइट पे है, टेम्परेचर ज़्यादा होने से वहाँ पे कोई अनाज नहीं हो पाता है, कोई प्लांट्स नहीं वहाँ पे ग्रो कर पाते हैं, तो उनको तो समस्या होती है, तो प्रॉब्लम तो है। नेक्स्ट है वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज कैन बी अवॉइडेड बाय द प्लानिंग। हाँ, जैसे आप, हाँ एक बार और बता दे रहा हूँ, अगर आप प्लानिंग कर लेंगे, जैसे आपको 10 घंटे पढ़ने हैं, 10 घंटे में 2-2 घंटे 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, अब इक्वली आपका 5 सब्जेक्ट तैयार हो रहा है, यानी आपका अब समय जो वेस्ट हो रहा है ना, आपको मालूम चल जाएगा हाँ भाई अगर हम आज इतना वेस्ट कर रहे हैं तो मेरा ये सब्जेक्ट आज नहीं पढ़ पा रहे हैं, और जो मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है उसको मैं उस सब्जेक्ट पर उतना टाइम अगर दे दूंगा तो मेरा वो सब्जेक्ट और वो टॉपिक मेरा मजबूत हो जाएगा। व्हाट डू यू मीन? तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरा इक्वल रूप से हो गया सब कुछ, यानी प्लान बनाए तो काम हुआ ना। तो वही कह रहा है अगर वेस्टेज ऑफ रिसोर्स कैन बी अवॉइडेड, यानी जो रिसोर्स का वेस्टेज हो रहा है उसको अवॉइड किया जा सकता है, बचाया जा सकता है। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन कैन बी रिड्यूस, और एनवायरमेंट पे जितना पॉल्यूशन फैलाया जा रहा है उसको भी रिड्यूस किया जा सकता है। आप जानते हैं जो सल्फर, कार्बन, नाइट्रोजन्स और जितने भी पर्टिकुलेट मैटर हमारे एनवायरमेंट में, हमारे एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो रहे हैं, 4 व्हीलर से, बाइक से, इंडस्ट्री से, वो हमारे एनवायरनमेंट में जाते हैं, तो उसके वो एनवायरनमेंट के उससे मिल जाते हैं, फिर हम इनहेल करते हैं, फिर हमारे लंग्स को डैमेज करते हैं, और साथ साथ हमारे फ्लोरा एंड फना, जैसे टेम्परेचर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है तो बहुत सारे फ्लोरा एंड फना एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, मतलब पूरा विलुप्त हो रहे हैं, तो उनको भी बचाया जा सकता है अगर प्लान वे में किया जाए तो। ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्स कैन बी अवॉइडेड, और अगर इस तरह जब हम प्लान करेंगे तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन मतलब हद से ज़्यादा किसी भी रिसोर्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, और हम ओवर एक्सप्लॉयटेशन से रिसोर्स को बचा सकते हैं, और अच्छे से रिसोर्स का इस्तेमाल करके हम डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। रिसोर्स कंजर्वेशन देखते हैं कितना टॉपिक है और यहाँ पे जो आपको पढ़ाया जा सकता है। रिसोर्स कंजर्वेशन आपको बहुत अभी स्लाइड है। कितना मिनट का लेक्चर हो गया सर? कितना मिनट का लेक्चर हो गया? अभी तो है 22। ठीक है, अभी और नेक्स्ट वीडियो बनेगा और मैं इसको कंप्लीट कर दूंगा। उम्मीद करते हैं आप पढ़ रहे होंगे। अगेन मैं बोल दे रहा हूँ, आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और हमारे चैनल को मैक्सिमम से मैक्सिमम सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास इसे शेयर करें, ताकि हम और से अधिक सब्सक्राइबर पा सकें, और हम साथ साथ हमको मोटिवेशन मिले, और अपने जो वीडियोस कंटेंट है उसमें क्वालिटी कंटेंट, अभी जो क्वालिटी समझाते क्वालिटी क्वांटिटी उसको दे सके। ओके बाय, थैंक यू एंड टेक केयर, गुड नाइट।